हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा राजपुरोही। सो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हमारे आज की वीडियो में हम दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये दोनों टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध की विशेषताएं या फिर लक्षण। तो वैसे तो प्रबंध के बहुत सारे लक्षण, बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने आप लोगों को 6 कैरेक्टरिस्टिक्स नोट आउट करवाई है जो इम्पोर्टेंट है, जिनका आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है हमारी लक्ष्य अनुमुखी यानी गोल ओरिएंटेड। कोई भी संगठन हो या कोई भी मैनेजमेंट किया जाता है तो वो किसी टारगेट को डिसाइड करके किया जाता है। विदाउट टारगेट डिसाइड किए कोई मैनेजमेंट स्टार्ट ही नहीं हो सकता। मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, किसी गोल को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की विशेषता है कि ये लक्ष्य केंद्रित है, लक्ष्य के ऊपर फोकस करते हुए उसी के लिए कार्य करते हुए उसी को अचीव कराने में हमारी मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये लक्ष्यानुमुखी है, गोल ओरिएंटेड है। और हम कह सकते हैं कि देयर इज नो गोल, देयर इज नो मैनेजमेंट, देयर इज गोल, देयर इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट वहाँ है जहाँ पे हम गोल डिसाइड कर चुके हैं, गोल है वहीं पे मैनेजमेंट है। जहाँ पे गोल नहीं डिसाइड है वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हो सकता। आप लोग जैसे अभी 12th में हो तो आप लोग एक टारगेट डिसाइड करोगे कि आपको इतना % कवर करना है, इतना % लेके आना, आपका ये टारगेट है और उसी के हिसाब से आप मैनेज करोगे। तो गोल पहले डिसाइड करो और गोल को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये इसकी पहली विशेषता लक्ष्यानुमुखी, गोल ओरिएंटेड। सेकेंड बात करें हम तो अदृश्य शक्ति। अदृश्य शक्ति नाम से स्पष्ट है कि अदृश्य मतलब अनविजुअल है, हमें दिखाई नहीं देता है। तो मिस मैनेजमेंट हमें दिखाई नहीं देता है, ये कोई वस्तु नहीं है कि जो हमारे सामने और हम कह सकते हैं कि यस दिस इज मैनेजमेंट। नो, मैनेजमेंट जो है वो एक अनविजुअल पावर है जो हमें दिखाई नहीं देती है, हम उसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। और महसूस कैसे कर सकते हैं? उसके रिजल्ट से हम उसको महसूस कर सकते हैं। मतलब एक संगठन मैनेजमेंट को अपना रहा है, मैनेजमेंट को अप्लाई कर रहा है, उसके रिजल्ट से, उसके अचीवमेंट से हम देख सकते हैं कि यस यहाँ पे गुड मैनेजमेंट हुआ है, यहाँ पे मिस मैनेजमेंट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक इनविजुअल पावर है, इनविजुअल फोर्स है विच कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फिल्ड। यस, इट प्रेजेंट कैन बी फिल्ड। तो मैनेजमेंट की प्रेजेंस जो है वो हम फील कर सकते हैं बाय द रिजल्ट्स के थ्रू। तो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई भी संस्था है या कोई भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको हम कैसे फील करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो वहाँ का जो रिजल्ट है, अगर एक संगठन है तो अगर अच्छे से प्रॉफिट गेन कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसका टारगेट कंप्लीट हो रहा है, वो बहुत अच्छे से अपनी गुडविल को कंप्लीट कर रहा है, गुडविल को प्राप्त कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यस वहाँ पे एक अच्छा मैनेजमेंट है, गुड और हेल्दी मैनेजमेंट यूज दिया जा रहा है। वहाँ पे ये शो होता है कि मैनेजमेंट कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ एक शक्ति है जो अनविजुअल रहती है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट उसे फील कर सकते हैं। यहीं का अगर हम एग्जांपल लें तो हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे यहाँ का रिजल्ट, यहाँ की मेरिट लिस्ट, यहाँ के स्टूडेंट्स के 90 अबव 95 अबव के रिजल्ट शो करते हैं कि यस यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत गुड मैनेजमेंट, हेल्दी मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट है विथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, राइट। बट हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कोई बॉक्स नहीं है कि हम यहाँ ग्राउंड में रख दें और यस ये हमारे इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट है और ये इस मैनेजमेंट के बॉक्स को लो और कहीं पे भी लेके जाओ और वहाँ पे गुड मैनेजमेंट करो। नहीं, मैनेजमेंट कोई वस्तु नहीं है, वो एक अनविजुअल पावर है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट फील कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है बाय द रिजल्ट्स, बाय द गोल अचीव। थर्ड हमारा आता है सार्वभौमिक क्रिया यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है ये, जो हर जगह पे अप्लाई होती है। मैनेजमेंट जहाँ पे भी गोल डिसाइड किया जाएगा, जहाँ पे भी हमें कुछ अचीव करना है, वहाँ पे मैनेजमेंट होगा ही होगा। अगर चाहे हम रियल लाइफ में हम कुछ टारगेट लेके चल रहे हो, चाहे बिजनेस लाइफ की बात की जा रही हो, चाहे बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, स्मॉल बिजनेस हो,
बड़ा बिजनेस हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, एवरी डिपार्टमेंट, एवरी लेबर नीड्स द मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये है सार्वभौमिक क्रिया की हर जगह पे मैनेजमेंट है। अब हम चाहे वो संगठन को बिजनेस की बात करते हैं, वहां पे भी मैनेजमेंट किया जाता है, डेफिनेटली किया जाता है। अगर हम किसी स्कूल की बात करते हैं, किसी संस्था की बात करते हैं, वहां पे भी मैनेजमेंट किया जाता है। अगर प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, डजंट मैटर, मैनेजमेंट किया जाता है। जहाँ पे भी व्यक्तियों का समूह काम करता है, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल वर्क करता है, वहाँ पे मैनेजमेंट होता ही होता है। हम हमारी डेली रूटीन लाइफ की बात करें तो वो भी मैनेजमेंट ही है, हर जगह पे मैनेजमेंट होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सार्वभौमिक क्रिया ये छोटे से छोटे स्केल से लेकर बड़ी हमारी पूरी कंट्री की अर्थव्यवस्था तक हर स्टेज पे मैनेजमेंट होता ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। एवरी डिपार्टमेंट, एवरी लेबर, एवरी बिजनेस, एवरी स्टेज सबको मैनेजमेंट की नीड होती है। तो ये हमारी सार्वभौमिक क्रिया। फोर्थ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट लिखा है मैंने, गतिशील क्रिया, यानी डायनेमिक फंक्शन होता है, गतिशील कार्य होता है, डायनेमिक फंक्शन होता है हमारा मैनेजमेंट। अब पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीन बाय डायनेमिक, कि गतिशील का मतलब क्या होता है। तो गतिशील का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जैसा वातावरण है उसके अनुसार ढलना ही हमारी गतिशीलता कहलाता है। कि हम गति के साथ साथ बदल रहे हैं, गति के साथ साथ चल रहे हैं, गति के साथ साथ ढल रहे हैं, वही हमारी क्या है, गतिशीलता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता पाई जाती है कि ये गतिशील क्रिया होती है। जिस तरीके का आपका एनवायरनमेंट है, जिस डिमांड का एनवायरनमेंट है, वैसे ही आपको ढलना पड़ेगा। हमारा मैनेजमेंट उसी हिसाब से हमारे आगे की प्रोसेस को, आगे के फंक्शंस को कंप्लीट करवाएगा। तो डायनेमिक फंक्शन है, मतलब जितने भी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी कोई भी चेंज, एनवायरमेंटल चेंज जो भी हो रहे हैं। एनवायरमेंट अगर हम कहें तो 2 टाइप्स के एनवायरमेंट चेंज होते हैं। एक हमारा इंटरनल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में हमारे सारे कर्मचारी, वर्क्स वगैरह जितने भी काम करते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। एक्सटर्नल की बात करूँ तो एक्सटर्नल में बहुत सारा इन्वायरमेंट हमें इफेक्ट करता है, सोशल करता है, पॉलिटिकल करता है, इकोनॉमिक करता है, बहुत सारे कल्चरल, ये सारे सांस्कृतिक वगैरह सारी चीजें हमें इफेक्ट करती है, आउट ऑफ हमारे बिजनेस से होकर हमें इफेक्ट करती है। तो ये सारे ही वातावरण के अंदर ढलते हुए एक गुड मैनेजमेंट को अपनाते हुए हमारे गोल को अचीव करना, प्रॉफिट को अर्न करना, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, हमारे संस्था के जो कर्मचारी है उनको सेटिस्फाई करना, सबकी नीड्स, वांट्स सबको ध्यान में रखते हुए अचीव करना, ये ही हमारा एक बताता है कि ये गतिशील प्रक्रिया, जैसा वातावरण है उसके अनुसार ढलना। और वैसे हम सबको भी गतिशील होना चाहिए, ये भी एक हम लोगों के लिए है कि जैसा हम लोग वातावरण होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना चाहिए। और हम हो भी रहे हैं, हम हो भी रहे हैं। कैसे? हम ऑफलाइन स्टडी करते थे, अब लॉकडाउन हो गया है तो हम ऑनलाइन स्टडी हमने शुरू कर दिया। तो मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग भी चेंज हो रहे हैं। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट तो होगा ही होगा, बिकॉज मैनेजमेंट तो गोल्स को अचीव करवाता है, हम तो साधन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक फंक्शन है। फिफ्थ, अगर हम बात करें वैसे इस गतिशील प्रक्रिया का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम एग्जाम्पल जानना चाहें, पिज्जा हट जो है उसने अपने मेन्यू में चेंज किया अकॉर्डिंग टू इंडियन कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग। मतलब इंडियन कस्टमर्स की डिमांड थी कि उस मेन्यू में चेंज होना चाहिए इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से, तो पिज्जा हट ने डेफिनेटली वो चेंज किया। मतलब जैसा डिमांड था, जैसा एनवायरनमेंट चाह रहा था, उससे हुआ क्या, बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट ये मिला कि हमारे इंडियन कस्टमर जो थे वो भी अट्रैक्ट हुए, वो भी हमारे साइड हुए, तो मार्केट कवर हुआ हमारा इंडियन मार्केट, इंडियन कस्टमर मार्केट। तो ये एक गतिशील प्रक्रिया का उदाहरण है, मैनेजमेंट का ही उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन डेफिनेटली। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सामूहिक क्रिया, ग्रुप एक्टिविटी होती है। मैनेजमेंट प्रबंध जो होता है वो ग्रुप एक्टिविटी होता है। वैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनती है, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों के समूह से बनता है हमारा संगठन। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनती है, और मैनेजमेंट जो होता है वो हर इंडिविजुअल को एज ए ग्रुप ट्रीट करता है। तो और जब ग्रुप की या टीम की बात आती है तो टीम तो खुद एक बहुत से पॉजिटिव चीज को बताता है, जिसमें मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया है कि इसी पॉइंट का मैंने लिखा है यहाँ पे टीम। अगर टीम की हम फुल फॉर्म देखना चाहें तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, मीन्स इंडिविजुअल से मोर अचीव करते हैं हमारे ग्रुप में, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के ऑर्गेनाइजेशन का ही किया जाता है। तो डेफिनेटली एक प्रकार की सामूहिक क्रिया है।
एक संगठन में मैनेजर्स भी बहुत सारे होते हैं, मैनेजर्स के लेवल्स होते हैं, वो हम आगे स्टेज में डिस्कस करेंगे। उन लेवल्स, सारे लेवल्स को साथ में रखना, कर्मचारियों को साथ में रखना, अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडलिंग को साथ में रखना, सबको साथ में रख के वर्क करना पड़ता है। और कस्टमर जो सबसे हमारा मेन है, जो हम गोल ओरिएंटेड कह रहे हैं बार बार, वो यही है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करो, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करो, हमारा लक्ष्य प्राप्त करो, प्रॉफिट को अर्न करो। तो वही चीज है, तो ये सामूहिक क्रिया है कि हम सभी को साथ में लेके काम करें। मैनेजमेंट वही है जो सारी क्रियाएं साथ में, सारी गतिविधियां सारे लोगों को साथ में लेके हैंडल करते हुए, उसमें सबको सेटिस्फाई करते हुए, सबकी क्या है वांट्स अलग अलग होती है, नीड्स अलग अलग होती है, बैकग्राउंड अलग अलग से वो आते हैं, उनके कल्चर अलग अलग होते हैं, सबको साथ में लेके काम करना पड़ता है। सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत जरूरी होता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन तो हम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। ये तो डेफिनेटली क्लियर बात है कि अगर विदाउट मैनेजमेंट विदाउट कोऑर्डिनेशन हम मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। सो कोऑर्डिनेट साइन करता है, कोऑर्डिनेट दिखा रहा है कि यस मैनेजमेंट इज ग्रुपिंग एक्टिविटीज और ग्रुप एक्टिविटीज, राइट। टीम का है जो आप जब भी कुछ एक्सप्लेन करो तो डेफिनेटली इसको लिखोगे तो सामने जो भी आपका होगा वो आराम से इसको चेकआउट भी कर पाएगा और इम्प्रेशन भी आपको अच्छा पड़ेगा। डेफिनेटली 12th में आपको थ्योरीज के साथ साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी नोट आउट करवाने ही पड़ेंगे जिनसे हम बेस्ट देखें और बेस्ट दे पाएं। और क्योंकि थ्योरी सेम है, मटेरियल सेम है, मैं आपको सेम रीड करवा रही हूँ, उसमें आप हटके क्या कर पाओगे, तो वही चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। है नेक्स्ट 6 पॉइंट जो हमने लिखा है, सृजनात्मक कार्य, क्रिएटिव फंक्शन। अब सृजनात्मक कार्य कैसे, कल ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों को बैलेंस रख के किया जाता है। तो डेफिनेटली ये क्रिएटिव वर्क है कि हम कोई भी गोल को अचीव करने के लिए उसमें एफिशिएंसी, प्रभावशीलता, दक्षता, कार्य दक्षता को लाकर उसमें बदलाव करके, चेंज करके, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करके, सृजनात्मक, रचनात्मक, कुछ ना कुछ न्यू, नवाचार कहते हैं ना, इनोवेशन अपनाकर हम कुछ भी चीज करते हैं जो हमारी बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। तो वही ये सारे थॉट्स कहाँ से आते हैं, ये सारे थॉट्स मैनेजमेंट के ही पार्ट है। मैनेजमेंट में ही जब गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, जब इनोवेशन को इंक्लूड किया जाता है, वहीं से क्रिएटिविटी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि एक सृजनात्मक कार्य है, क्रिएटिव फंक्शन है। तो ये तो मैंने 6 सिर्फ इम्पोर्टेंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई कि मैनेजमेंट की है, इसके अलावा भी बहुत सारी होती है। तो हम उसमें कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इन्वायरमेंट से इफेक्टिव होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। मैनेजमेंट के अंदर लीडरशिप की बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहती है, मैनेजमेंट के अंदर मोटिवेशन की बहुत नीड रहती है। मैनेजमेंट जो होता है वो पूरा प्राइमरी फंक्शंस के ऊपर डिपेंड रहता है। प्राइमरी फंक्शंस हमने कल बताए थे, पोस्ट रिसीव, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारे मैनेजमेंट के और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये 6 जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट लिखवाया है ये आप लोग देख लें। लक्ष्यानुमुखी, अदृश्य शक्ति, सार्वभौमिक क्रिया, गतिशील क्रिया, सामूहिक क्रिया और सृजनात्मक कार्य। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं? तो वैसे तो मैनेजमेंट के 3 ही उद्देश्य होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठन के उद्देश्य के हिसाब से, एक हमारा होता है सामाजिक सोशल ऑब्जेक्टिव, एक हमारा होता है व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल। बट आपके 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव। थर्ड हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव और फोर्थ है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। क्लियर? अब इनको 1 बाय 1 हम डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें बकायदा आपके पूरा क्लियर होगा। प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि मैनेजमेंट जो है उसका उद्देश्य क्या है एक संगठन के लिए प्राथमिक रूप से। तो इसमें अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 4 उद्देश्य देखे जाते हैं। कितने? 4 आपको लर्न करने हैं। पहला हम अभी साथ साथ में ही लर्न करेंगे। पहला हमारा है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना कम से कम लागत के ऊपर। तो सबसे पहला मैनेजमेंट का यही उद्देश्य रहता है कि कम से कम लागत पे वस्तुओं या सेवाओं का प्रोडक्शन करना, उनका उत्पादन करना। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड, प्राथमिकता ही सेकंड है कि कम से कम लागत में जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई है उनको उचित मूल्य प्रणाली, उनके लिए उचित कीमत को निर्धारण
करना, राइट। अब थर्ड हमारा जो आता है वो है कि जिन साधनों के द्वारा भी उनका उत्पादन किया गया है उनको उचित पारिश्रमिक देना। और कौन करता है? मानव संसाधन करता है। कितनी ही मशीनें आ जाए लेकिन मानव संसाधन जो एसेट्स है हमारी बिजनेस की उसको फुलफिल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मानव संसाधन ही हमारी सारी गैर मानवीय संसाधनों को हैंडल करता है। तो डेफिनेटली उनको उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, ये भी प्राथमिक उद्देश्य है। और फोर्थ है हमारा, हमने 3 समझ लिया, और फोर्थ है हमारा कि जितना भी हमारा उचित लागत था, उचित कीमत था और उचित हमने पारिश्रमिक देते, उसके बाद हम अपना उचित लाभ अर्जन करें, हमारे संगठन का प्रॉफिट अर्न करें। तो ये 4 प्राथमिक उद्देश्य आप लोगों को मैंने बताए हैं। कम से कम लागत पे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, उन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के बाद उचित मूल्य निर्धारण करना, जिन संसाधनों ने उनका उत्पादन किया उनको उचित पारिश्रमिक प्रदान करना और हमारे संगठन को प्रॉफिट अर्न करना। ये मैनेजमेंट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य अपने नाम से ही स्पष्ट है टोटली। वैसे तो आप सब भी एक दूसरे की हेल्प करते ही हो, तो वो नाम से स्पष्ट है कि हाँ मैंने इसकी मदद की और इसलिए ये मेरा हो गया सहायक। तो वैसे ये है कि ये जो सहायक उद्देश्य है वो प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या करता है? सहायता करता है। क्योंकि प्राथमिक उद्देश्य हमने बहुत टफ रखे हैं, कम से कम लागत भी करनी है, उचित पारिश्रमिक भी देना है, अच्छा मूल्य निर्धारण भी करना है और लाभों को भी अर्जन करना है। तो डेफिनेटली बहुत हाई गोल्स रखे हैं हमने। तो हाई गोल्स के लिए डेफिनेटली हमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए हम जिन उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, जिन उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? सहायक उद्देश्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर समझना चाहें, उचित लागत हमें करनी है तो हमें गुणवत्ता भी अच्छी रखनी पड़ेगी। उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना है तो हमें उपभोक्ताओं की रुचियों, आदतों, उनकी डिमांड्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उनकी आदतों, उनकी रुचियों, उनके वांट्स को एनालिसिस करना, मार्केट का एनालिसिस करना, क्वालिटी में सुधार करना, कम से कम कॉस्ट के लिए एनालिसिस करना, प्रॉफिट को, गुडविल को ध्यान में रखना, इन सब के लिए एनालिसिस करना, ये सारे काम किसमें किए जाते हैं? सहायक उद्देश्य में किए जाते हैं। और ये हेल्प करते हैं हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में। अब थर्ड जो आता है वो आता है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य है, नाम से स्पष्ट है, सामाजिक है, समाज से रिलेटेड है और ऑर्गेनाइजेशन हमारा कहाँ रहता है? समाज में ही रहता है। तो एक मेन चीज हमारे लिए ये है कि हम एक संगठन में कच्चा माल या संसाधन कहाँ से प्राप्त करते हैं? समाज से प्राप्त करते हैं, राइट। फिर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कच्चे माल से इसको पक्के माल में बदलते हैं। वो कहाँ पे बदलते हैं? समाज में ही हमारा संगठन स्थापित होता है, तो वो भी समाज में ही होता है। फिर उत्पाद रेडी होने के बाद हम उनको कहाँ पे पहुंचाते हैं? ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। और ग्राहक कहाँ होते हैं? वो भी समाज का ही अंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम समाज से शुरू करते हैं और समाज को ही रिटर्न देते हैं। और हमें अर्निंग किससे होती है? वो भी समाज से ही होती है, ग्राहकों से ही होती है, उपभोक्ताओं से ही होती है। तो समाज से शुरू होकर समाज से ही वापस रिटर्न मिलता है। तो डेफिनेटली समाज के जो उद्देश्य है उनको तो हमें पूरा करना ही करना पड़ेगा। और उद्देश्य पूरा करने का काम हमने दे रखा है हमारी मैनेजमेंट को। तो इसीलिए मैनेजमेंट का उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। और सामाजिक उद्देश्य में होगा क्या? सामाजिक उद्देश्य में यही होगा कि जो हमारा उपभोक्ता चाह रहा है उसके जो मेंटलिटी से वो डिमांड कर रहा है उस मेंटलिटी को ठेस नहीं पहुंचे, उसके कल्चर को ध्यान में रखा जाए, उनकी डिमांड्स, उनकी वांट्स, उनके बैकग्राउंड सबको एक एनालिसिस वे से मार्केट को कवर करना है हमें। और फिर हमें समाज के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो वही है कि हमारा समाज सेटिस्फाई रहे। हमारा अगर समाज सेटिस्फाई नहीं रहेगा तो हमारा डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फोर्थ अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो है व्यक्तिगत उद्देश्य यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब इंडिविजुअल की बात करें, समाज की हो गई, संगठन की, ये दोनों संगठन की हो गई, ये समाज का हो गया। अब पर्सनल पे आते हैं, इंडिविजुअल पे आते हैं। तो इंडिविजुअल में कौन कौन होते हैं? एक संगठन में बहुत सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे एक संगठन में एक उद्यमी काम करता है, एक प्रबंधक काम करता है और कर्मचारी काम करते हैं। और हमारा उपभोक्ता जो आउटसाइड होता है लेकिन हमारे संगठन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये चारों के ही कुछ पर्सनल या कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके लिए वो वर्क करते हैं। तो व्यक्तिगत उद्देश्य का सिर्फ यही मतलब है कि मानवीय संतुष्टि को प्राप्त करवाना, चाहे वो प्रबंधक की हो, चाहे वो उद्यमी की हो, चाहे वो कर्मचारी की हो, चाहे वो उपभोक्ता की हो, इन सभी को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं से ही हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो ये है हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य। अब मेनली हमने
कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है कि क्या क्या है, एक बार की पॉइंट्स में रिवीजन कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से लर्न आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमने रीड किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैनेजमेंट की, बट मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं जो आपको अपनी नोटबुक के की पॉइंट्स में नोट आउट करने कंपल्सरी है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है लक्ष्यान्मुखी यानी गोल ओरिएंटेड, अदृश्य शक्ति यानी इनविजिबल पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज द इनविजिबल फोर्स विच कैन नॉट सी बट इट कैन बी फील्ड, इट प्रेजेंट कैन बी फील्ड। सो अदृश्य शक्ति है, सार्वभौमिक क्रिया है, कुछ भी हो चाहे सब जगह अप्लाई होगा, स्मॉल हो, बिग हो, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, एवरी डिपार्टमेंट, एवरी लेवल नीड्स द मैनेजमेंट। नेक्स्ट गतिशील डायनेमिक प्रोसेस होना, डायनेमिक फंक्शन बहुत है ये, तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज होना। सामूहिक ग्रुपिंग, जो मैंने आप लोगों को टीम लिखा है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, सृजनात्मक क्रिएटिव। अब नेक्स्ट हमारा था ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, ये दोनों ही हमारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है मतलब संगठन के उद्देश्य हैं, और ये हमारा है दूसरा। तीसरा सामाजिक उद्देश्य यानी सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें समाज को ध्यान में रखा जाता है, और व्यक्तिगत जिसमें प्रबंधक, उद्यमी, कर्मचारी सभी लोग। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस रीड करेंगे, मैनेजमेंट के टेक्निक्स, मेथड्स को रीड करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।